नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज गृह विभाग के तरफ से बड़ी अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अब आरएस भट्टी की जगह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया डीजीपी बना दिया गया है। लेकिन डीजीपी बनाने से पहले जिस तरीके की राजनीति इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में देखने को मिली है, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, और फिर उस पर नीतीश कुमार का जो स्टैंड आया है, उस पर हम विस्तार से पूरी बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा अब देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को कहां कहां और कैसे कैसे झटका लग गया, इसको लेकर अब पार्टी के नेता खुलेआम मंचों पर ही जाति का नाम लेकर दूसरों पर आरोप लगाने से झिझकते भी नहीं बच रहे हैं। क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद गए थे और वहां पर उन्होंने भूमिहारों को लेकर ऐसी बात कह दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एनडीए के साथ ही जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी सिर्फ फुटौल जरूर शुरू होगा। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहले तो बिहार में जो नए डीजीपी बनाए गए हैं आलोक राज, उनको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो चुनौतियां बड़ी हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी है, आरएस भट्टी ने किस तरीके से काम किया उसको भी और आगे विस्तार करना है, आगे लेकर जाना है। लेकिन जो खबर निकल कर आई, जो पुलिस मुख्यालय में राजनीति इसको लेकर हुई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आलोक राज के सिर पर कांटों का ताज मैंने कह सकते हैं कि उनको दिया गया जरूर, लेकिन इनको तो पिछले बार ही बन जाना चाहिए था। आलोक राज के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के भीतर ही साजिश होती रही, और केवल पुलिस मुख्यालय नहीं, आप देखेंगे कि मीडिया मैनेजमेंट भी खूब हुआ। पत्रकारों ने भी एक खास लॉबी बनाकर और उनको डीजीपी बनने से रोका गया। पिछली बार सीनियरिटी के हिसाब से वो आगे थे, और ये खबर फैलाई गई जानबूझकर कि वो डीजीपी बनना नहीं चाहते हैं, जबकि वो चाहते थे, और कोई भी चाहता है कि डीजीपी बने। आखिरकार पुलिस में अगर कोई काम कर रहा है तो सबसे बड़ा पद तो उसको डीजीपी का है। तो वो आलोक राज भी चाहते थे, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट करके एक खास जाति वर्ग विशेष को लेकर, माने जातिगत समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि आलोक राज की जाति ऐसी जाति है कि जिसका कोई वोट नहीं है माने, और अभी तो जाति जनगणना में जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हैं ही नहीं, सबसे कम है फॉरवर्ड में, तो वो कायस्थ जाति से हैं। तो वो है कि जाति भी उनकी माने ऐसी थी कि ये तो पॉलिटिकल पोस्ट है, माने डीजीपी पद जो है वो पॉलिटिकल पोस्ट हो गया, तो उसमें उनकी जाति का कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए उनको रोका गया। उनके कारण और भी थे, माने खाली ये नहीं था कि जाति के कारण में उनके। अब देखिए, अभी जो विनय कुमार हैं, सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो तीसरे नंबर पर है, शोभा होतकर दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आलोक राज इस समय भी है। पिछली बार भी आलोक राज पहले नंबर पर थे, लेकिन आरएस भट्टी को वहाँ से लाया गया, दूसरे नंबर के थे, और उनको लाकर डीजीपी बनाया गया। ऐसी स्थिति में एकदम सीधा स्पष्ट था कि जाति का तो सवाल था ही, एक खास वर्ग ने उसकी डीलिंग की और जानबूझकर आलोक राज को डीजीपी बनने से रोका। इस बार भी रोकने की कोशिश हुई थी, और बताया ये जा रहा था कि विनय कुमार सीनियर है, विनय कुमार को बनना चाहिए, नहीं, हाँ, फिर नहीं बनना चाहते हैं। इस बार भी ये कोशिश हुई, लेकिन ये गनीमत कहें या जो कहें, नीतीश कुमार ने चीज़ों को समझा, जाना, उन्होंने मुलाकात की आलोक राज से, पहले वो मिले, और मिलने के बाद ये तय हुआ है कि कार्यकारी माने अभी तो प्रभार, अतिरिक्त प्रभार देकर, क्योंकि वो विजिलेंस के डीजी हैं, और ये है कि वो अभी विजिलेंस के डीजी बने रहेंगे। अब देखिए, आलोक राज के सामने चुनाव है, बस अब चुनाव आने वाला है, और इनकी नौकरी भी उतने दिन की है। जब ये चुनाव खत्म होगा 25 दिसंबर को, वो उनका खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो इनको इस चुनाव को कराना है। अगर नीतीश कुमार के मनोनुकूल बातें नहीं हुई तो क्या बीच में इनको चलता किया जाएगा, उनको वही डीजी जो बने हुए हैं विजिलेंस के उसी में रहेंगे, या इनको कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात के बाद उनको डीजी का पद ये किया है
तो निश्चित रूप से अच्छा। एक पुरानी बात आप समझिए, बिहार में कई ऐसे डीजी बने हैं जो बड़ी तेज तर्रार आईपीएस कहे जाते थे और बाद में वो डीजी बनकर फेल हुए। आरएस भट्टी तो मैंने उसके बड़े उदाहरण हैं। हालांकि आरएस भट्टी को कई फैसले लेने से रोका गया। आरएस भट्टी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी उनसे सहमति नहीं ली जाती थी और अनेक भीतरी बातें थी जो आरएस भट्टी एक तरह से वो अपना चुपचाप नौकरी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें जाने दिया जाए, तो वो चले गए। लेकिन आरएस भट्टी जैसे तेज तर्रार एक आईपीएस हुए थे बहुत पहले, डीएन गौतम, और बाद वो भी डीजी बने थे। लेकिन आप देखेंगे डीजी बनकर उन्होंने कोई अच्छा वो नहीं, माने वो परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं दिखा सके कि वो करें। उनके पहले नीलमणि एक ऐसे डीजी थे जिन पर अनेक आरोप थे और कहा जाता था कि वो पैसे लेते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन जब वो डीजी बने तो उन्होंने परफॉर्म किया, दिखाया। आशीष रंजन जो ये जेल ब्रेक के समय, उस समय वो जहानाबाद में जब जेल ब्रेक हुआ तो वो डीजी बने थे, सबसे सुस्त और कहा जाता था ये काहिल आईपीएस है, लेकिन जब वो डीजी बने तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। अभयानंद जी को देखिए, अभयानंद जी तेज तर्रार आईपीएस थे और बहुत उनका नाम था, लेकिन रणवीर सेना के प्रमुख जब मारे गए और उनकी जो हत्या हुई और उस समय जो पुलिस की जो हालत हो गई अभयानंद जी के रहते हुए, तो कई आईपीएस जो हैं वो बड़े तेज तर्रार थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। भट्टी साहब तो उदाहरण हैं, और कई आईपीएस ऐसे रहे जिनका होता था कि ये क्या करेंगे, लेकिन जब वाय पद पर तो परफॉर्म करके दिखाया। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आलोक राज एक काबिल ऑफिसर तो निश्चित रूप से हैं, पढ़े लिखे, मैंने वो आईपीएस हैं तो वो है ही हैं, लेकिन वो एक काबिल ऑफिसर के तौर पर, मैंने विजिलेंस में उन्होंने जो काम किया है अभी तक आप देखेंगे तो एक काबिल ऑफिसर के तौर पर हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बिहार में उनके सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। विधि व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है और विपक्षी पार्टियाँ इसको लेकर सरकार को घेर रही हैं। ये आलोक राज के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किसी तरह से वो कंट्रोल करें कि नीतीश कुमार की ये जो किरकिरी हो रही है, नीतीश कुमार ने जो उन पर भरोसा जताया है उसको रोक पाए। और चुनाव में नीतीश कुमार, माने कोई भी सरकार में जो पार्टी रहती है और वो चुनाव में कुछ जहाँ कहीं भी फेवर लेना चाहती है या जो चाहती है सरकार, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। हालांकि आलोक राज चुपचाप नौकरी करने वाले लोगों में से नहीं है, वो भी सक्रिय रहते हैं। हालांकि वो कलाकार हैं, वो गीत गाते हैं, वो अच्छा गाते भी हैं, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है और वो अनेक तरह के और भी उनके शौक़ हैं, शौकीन आदमी है। वो कपड़ा पहनने, चश्मा, स्टाइल उनका, ये सब उनका है, एक अंदाज़ है। तो बिहार में एक स्टाइलिश डीजीपी अभी आया, अब देखना होगा कि वो परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। कुछ महीने पहले मेरे भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार पुलिस अधिकारी मीडिया से भागते क्यों हैं। उन्हें तो फ्रेंडली रहना चाहिए, उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, और अपराधियों को तो मीडिया के जरिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए। अब माना जाए कि अब आलोक राज आए हैं तो इस तरीके से काम करेंगे और वो पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे रहकर मैंने वो मीडिया फ्रेंडली हैं, ये भी बात तय है। उनके पास मीडिया कर्मी जाते हैं, कई ऑफिसर तो अपने आगे एक ऐसा बैरियर लगा के रखते हैं कि कई मीडिया से बात तक नहीं करते। पिछले 2 डीजीपी सिंगल भी जब थे तो मीडिया से फ़ोन तक नहीं उठाना और बात नहीं करना। आप जब बताएंगे नहीं, हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आप कैसे ऑफिसर हैं। तो आलोक राज में ये बात नहीं है। एक दूसरा उनके काम करने का अंदाज अलग है, तो वो नई नई चीज़ें वो करते हैं, उसका आविष्कार करना, फिर उसको उपयोग में लाना। तो ये देखना होगा कि बिहार में जो बड़ी चुनौतियां हैं, विधि व्यवस्था, बालू माफिया, सबसे मुश्किल तो ये है, शराब माफिया, और उसके बाद एजुकेशन में जो पेपर लीक करने वाली जो एक संगठन है, वो जो गैंग है, इन लोगों पर अगर आप नकेल कस पाए और विधि व्यवस्था को ठीक कर पाए तो माना जाएगा कि आलोक राज अच्छे डीजीपी साबित हुए। अब तो समय भी बहुत कम है उनका, 1 साल का समय है, तो देखना होगा आलोक राज क्या कर पाते हैं। चलिए, अब देखिए जिस तरीके से आरएस भट्टी ने काम किया, खासकर सोशल मीडिया पर पुलिस को एक्टिव किया, पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर की है, अब ये उनके योगदान आलोक राज के लिए कितने सहायक साबित होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आलोक राज के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें से एक चुनौती विधानसभा चुनाव की है, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वो
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी हैं और साथ में उन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पर बिहार का डीजीपी बनाया गया है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार या तो बाद में उनसे डीजीपी का पद ले ले या फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से वाला डीजी का पद उनसे ले लिया जाए, या फिर दोनों ही पदों पर रहते हुए भी आलोक राज बेहतर काम कर सकते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार अपनी काबिलियत साबित की है। खैर, अब बात एक बार राजनीति की कर लेते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब, उन्होंने जहानाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में जिस तरीके से भूमिहार जाति को लेकर बयान दिया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर ही भूचाल मच सकता है। वैसे भी अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच नहीं बनती है, और अब जिस तरीके से उन्होंने भूमिहार समाज को लेकर वहां पर बड़ी बड़ी बात कह दी है कि इनका जाति का कैंडिडेट होगा तो वोट दे देंगे, लेकिन दूसरे जाति का कैंडिडेट उतार दिया जाए तो हमारे ही पार्टी के भूमिहार नेता भाग खड़े होंगे। देखिए, भूमिहारों को लेकर खास तौर पर जहानाबाद में नीतीश कुमार जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव में चंद्रवंशी जी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दी जा रही थी, तब भी भूमिहारों ने विरोध किया था और टिकट मांगा था। उसमें सबसे बड़ा नाम जो जदयू के एटीएम कहे जाते थे, उन्हीं के भाई भोला बाबू चाहते थे कि टिकट उनको मिले, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, चुनाव में आने जाने लगे थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको टिकट नहीं मिला। तो भूमिहार समाज में एक बड़ी नाराज़गी हुई, और तब उस नाराज़गी को ढकने के लिए, उसको तोपने के लिए नीतीश कुमार ने वहाँ के लोगों से कहा कि अगली बार जब होगा तो हम भूमिहार को जरूर देंगे। अगली बार कह रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बार कह, तो अगली बार देंगे, लेकिन अभी भी अंदेशा भूमिहारों को है। अच्छा, भूमिहार समाज जो है, माने भूमिहार वांटेड मोर, माने उसको ज़्यादा चाहिए होगा, कुछ ज़्यादा चाहिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जो विजय सिन्हा को बनाया है डिप्टी सीएम, लेकिन भूमिहार उससे ज़्यादा चाहता है, और पिछले चुनाव में भूमिहार ने दिखाया कि अगर आप ज़्यादा नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और बीजेपी को गच्चा दिया भूमिहारों ने। तो इस बार भी जदयू के सामने भी उनके बाद विजय चौधरी के अलावा कोई भूमिहार बड़ा नेता नहीं दिख रहा। एक ललन सिंह जो सांसद बने हैं, ललन सिंह भूमिहारों के नेता के तौर पर उनको नहीं देखा जाता, मतलब जनाधार वाले नेता नहीं है। भूमिहार उनको अपना नेता के तौर सवाल इसमें यह भी है कि बिहार में भूमिहार समाज नेता मानता किसको है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके नाम पर भूमिहार किसी को वोट दे। हाँ, ये तय है। लेकिन एक आपको याद होगा कि कांटी से विधायक थे और बाद में ये उनको परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया अजीत कुमार। वो जब बने जदयू में आए तो भूमिहारों ने उनको अपना नेता ऐसा दिखाया कि ये हमारे नेता हैं, और भूमिहार नेता के तौर पर उन्होंने पूरे बिहार का दौरा कर लिया और वो साबित करने लगे कि वो भूमिहारों के नेता हैं। लेकिन जदयू ने उनको भी आखिरकार ऐसी है कि चुनाव नहीं जीत पा रहे, नहीं जीत पा रहे हैं। अजीत कुमार का भी अभी स्थिति यही है। तो निश्चित रूप से भूमिहारों का कोई सर्वमान्य नेता है नहीं, लेकिन वो जितने हैं उसी में अपना वो चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले। गिरिराज सिंह को कहते हैं भूमिहारों के नेता हैं, लेकिन उनको भी वो आखिर समय में भूमिहार नेता मानने से इनकार कर देते हैं। तो भूमिहार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। पिछले बार जाति जनगणना में आप देखेंगे कि लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर जो है उसको लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत गड़बड़ी है कि भूमिहार सबसे गरीब है। भाई, भूमिहारों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और ये जो रिपोर्ट करे वो सबसे गरीब है। तो ये किसी राजनीति के तहत उसको गरीब साबित किया गया। मैंने कहा गया कि भूमिहार सबसे गरीब है, या अब वोट के आधार पर आप देखेंगे तो ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, भूमिहार तो उससे नीचे हैं, 3 नंबर पर है, फॉरवर्ड में तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर कायस्थ है। इसका माने कि उनकी संख्या कम है, लेकिन संख्या कम होने पर भी वो अपना प्रतिनिधित्व ज़्यादा चाहते हैं और चढ़ के लेते हैं। अगर आप नहीं कर देंगे तो पूरे बिहार में उसका असर हो जाता है। तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी आज जो उनका भाषण में भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि वो बिहार हमें ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो टिकट नहीं मिलने पर नाराज़ हो जाते हैं और टिकट मिल जाता है तो ये हो जाते हैं, और हमारा कैंडिडेट जाता है तो वो उसके वोट भी नहीं देते हैं। भाई, हमारा कैंडिडेट जहानाबाद में जो हार मिली लगभग 1.5 लाख के आसपास के अंतर से, लगता है उसी का खुन्नस निकल रहा था। और
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ऐसा लग रहा है कि अशोक चौधरी के बेहद करीब है, इसीलिए वो जो भर भर के अंदर में जो दुख था वो आज फूट पड़ा। हाँ, निश्चित रूप से वो देखिए 1 लाख से वो ये जो अरुण बाबू वहाँ से खड़े थे तो उनको 80,000 से 86,000 के अधिक वोट मिला था उनको। तो ये माना जा सकता है क्या कि वो अरुण बाबू का जितना वोट था वो सब जदयू को जाता? ऐसा तो नहीं था। अगर चल भी जाता हाँ। तो 1.5 लाख से हारे हैं। हारे हैं, 1.5 लाख वोटों से हारे हैं, तो उनको तो 80,000 ही उनका अपना भी वोट था। ऐसा नहीं था कि उनका अपना वोट नहीं था। और वो बसपा के टिकट आप पर बहुजन गरीब समाज लोग पार्टी का पर लड़े वोट थे। था उनके पास। तो भूमिहारों का भूमिहार आपको वोट नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं, भाई आप उनको प्रतिनिधित्व कितना दे रहे हैं? एक ललन सिंह को छोड़कर भूमिहारों का कौन नेता जदयू में है? माने ये नीरज ये जो हैं एमएलसी जो नीरज हैं, वो उनको भूमिहार नेता मानता है। हाँ वही कह रहे हैं ना कि भूमिहार उनको ललन नेता नहीं सिंह को तो मानता, मानता ही नहीं। ललन सिंह को भी नहीं मानता है। तो भाई वो प्रतिनिधित्व चाहते हैं। तो वो जो दवा कंपनी के थे किंग महेंद्र ने पार्टी को चलाया, पार्टी को पैसा दिया, और उनके भाई टिकट मांग रहे हैं तो हमने भोला बाबू, उनको नहीं मिला टिकट। तो भूमिहार तो भाई ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहता है और इसीलिए वहाँ पर भूमिहारों की नाराज़गी थी। और इस बार भी वो जदयू से चाहेगा, भाजपा से चाहेगा। आप लोकसभा चुनाव तो हार गए जहानाबाद में, ठीक है, भूमिहार ने वोट दिया नहीं दिया वो बात की बात है। वैसे भी 86,000 अरुण सिंह को वोट मिला है, आपको मिल भी जाता तो आप जीतते तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 1.5 लाख के आसपास के वोट से हारे हैं। लेकिन आप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या आप विधानसभा चुनाव से पहले गड्ढा नहीं खोद रहे हैं? निश्चित रूप से ये जदयू जो है भूमिहारों के खिलाफ अशोक चौधरी जो बातें कर रहे हैं, इससे भूमिहार और नाराज होगा। और केवल भूमिहार ही नाराज नहीं होगा, अगर इस तरह की बातें हुई तो ललन सिंह के खिलाफ तो ये पहले से ही रहे, ये घोषित है कि अशोक चौधरी ललन सिंह की ज़मीन जड़ खोदते रहते हैं। तो इसका एक गलत मैसेज चला जाएगा और उस गलत मैसेज का जदयू को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातों को अगर वो नहीं रोकेंगे, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, उस तरह नहीं करते, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो साबित कर रहा है कि जाति की राजनीति हो रही है। उन्होंने हालांकि ये कहा कि उनकी बेटी की शादी भूमिहार से हुई है, तो भूमिहारों को वो बेहतर जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो क्या जानते हैं, माने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो क्या जान गए ये भी देखना होगा। लेकिन चलिए, अशोक चौधरी जो बातें कर रहे हैं वो जदयू को हानि पहुंचाने वाली बात है। ये तो बात केवल जहानाबाद तक की नहीं रह गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भूमिहार जहाँ कहीं भी उनके अपने आदमी को टिकट मिल जाए और काम करे ना करे वो उनके लिए बढ़िया है, लेकिन हमारा उम्मीदवार उतर जाए तो कहते हैं कि हम जदयू को वोट नहीं देंगे। पूरे बिहार में ये जो बयान है भूमिहारों में एक और शक पैदा करेगा। भूमिहार ये उससे किनारे होंगे, और भूमिहार तो पहले से ये माना जाता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लेकिन वो तो मजबूरी में नीतीश कुमार को हाँ नीतीश कुमार को वोट देता है, क्योंकि वो अलायंस में रहते हैं। कभी लगाव नहीं, कभी नहीं रहा। आप देखेंगे कि भूमिहारों के इलाके में, किसी भी इलाके में, आप इधर शाहबाद में भी चले जाइए, इधर जहानाबाद गया के इलाके में भी आप चले जाइए, जहाँ जहाँ भूमिहार ज़्यादा है, नीतीश कुमार को भूमिहारों ने उतना पसंद नहीं किया है, कभी नहीं पसंद किया है। तो इस बार भी वो स्थिति इस तरह के बयानों से वो स्थिति बिगड़ सकती है। जेडीयू में कितना इससे भूचाल मचेगा? क्या ललन सिंह इस पर कोई स्टैंड लेंगे? क्या विजय चौधरी में इतनी हिम्मत है कि वो स्टैंड ले पाए? देखिए, विजय चौधरी स्टैंड लेने वाले नेता नहीं है। वो नीतीश कुमार के साथ आराम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनको जाति के नेता को हाँ उनको सम्मानजनक वहाँ पर पद मिला हुआ है, लेकिन वो भूमिहारों के नेता के तौर पर उभर कर भूमिहारों के पक्ष में कुछ बात करेंगे ये नहीं है, नहीं किया है। ललन सिंह भी अभी फिलहाल उनकी जो स्थिति यही है कि वो दोनों माने जदयू और भाजपा के बीच की एक कड़ी बने हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आराम से केंद्र में मंत्री बने रहें, इस लफड़े में वो नहीं पड़े। तो ललन सिंह भी इस तरह का नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए इन दोनों को भूमिहार नेता भी नहीं, अपना नेता नहीं मानता। अनंत सिंह निश्चित रूप से एक भूमिहार उनकी तरफ देखता है, ये अनंत सिंह उनके भूमिहारों के नेता हैं, और अनंत सिंह बेबाक बोलने वाले भी हैं।
तो आनंद सिंह लेकिन 2 बार 3 बार ये बातें कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और वो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और अशोक चौधरी को तो जवाब दे ही सकते हैं। हाँ, लेकिन अशोक उनका लगाव भी है अशोक चौधरी से। पिछली बार पेरोल पर आए थे तो अशोक चौधरी के घर गए थे निश्चित रूप से। लेकिन उनको पता है कि नीतीश कुमार के पास पहुंचने के लिए अशोक चौधरी ये करी, और नीतीश कुमार ने कई बार मैंने अपना प्रेम जताया है मीडिया के सामने भी कि अशोक चौधरी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। जेडीयू में भूमिहार नेताओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो कोई उनको कुछ भी बोल दे, कितना भी गाली दे दे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि चूक कर सके। ये एकदम आपने ठीक कहा कि भूमिहार नेताओं में माने पार्टी में जो भी हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सामने या अशोक चौधरी के सामने वो कुछ बोल सकें। इसीलिए अशोक चौधरी भरी सभा में ये बातें बोल रहे थे। वहाँ तो भूमिहार कार्यकर्ता भी होंगे, वो विरोध कर सकते थे, लेकिन चुपचाप लोगों ने सुन लिया कि ये जो बोल रहे हैं, चूँकि अभी इनकी है वो चल रहा है तो और अब की बार माने 2025 के चुनाव में भूमिहार दबाव बनाने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन कौन उनका साथ देगा, कौन नेता आगे बढ़ेगा? ललन सिंह अगर जिस तरीके से अशोक चौधरी ने कहा है कि उनके दूसरे कैंडिडेट को भूमिहार वोट नहीं देते हैं, केवल अपने जाति के कैंडिडेट को वोट देते हैं, ये जो बात उन्होंने कही है विधानसभा में, अगर भूमिहारों ने अप्लाई कर दिया तो क्या नीतीश कुमार को इस बार 43 सीट भी आ पाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा खतरा नीतीश कुमार के सामने है। 2 चीज़ें हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा मतदाताओं को अपनी तरफ कर लिया है, पिछड़ी माने कुर्मी और धानुक को भी अपनी तरफ कोशिश में वो लगे हुए हैं। तो ये अगर ये जो सेंध लगेगी वो नीतीश कुमार में लगेगी, तो नीतीश कुमार तो अगर ये इस तरह की बयानबाजी होती रही तो जो अगड़ा वोटर जो जानबूझकर कि वे बीजेपी के साथ हैं इसलिए उनको इस मजबूरी में देता है, वो भी अगर बिदक गया तब तो नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब उनको जो 43 है क्या इस बार भी वो 43 माने कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी से जमीन पर काम करके अपना वोट बना रही हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में एक नेता हैं अशोक चौधरी, उनके जो ये बयान निकल कर सामने आए हैं, अब ये वोट बना रहे हैं कि वोट एनडीए का बिगाड़ रहे हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इस पर मंथन कर सकते हैं। अब भूमिहार कितनों ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जहानाबाद में वोट दिया, इसका अंदाजा लगाइए। लगभग 4,43,000 वोट सुरेंद्र यादव आरजेडी कैंडिडेट को आए और दूसरे नंबर पर रहे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी साहब को लगभग 3 लाख वोट मिले। अरुण कुमार बसपा के टिकट पर खड़े हुए, उन्हें 86,000 वोट मिला। क्या चंद्रवंशी जी को भूमिहारों का वोट नहीं मिला होगा? और अगर ये 86,000 वोट मिल भी जाता तो क्या वो चुनाव जीत पाते? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चंद्रवंशी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने 5 साल क्षेत्र में क्या काम किया, इस पर जनता दल यूनाइटेड कोई भी मंथन नहीं कर रहा है, ना कुछ इस पर सवाल कर रहा है। लेकिन पार्टी के नेता अपने करीबी नेता के हार पर इतने दुखी हैं कि एक जाति को, खास जाति को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखिए इस पर जनता दल यूनाइटेड के भूमिहार नेता क्या बोलते हैं, बीजेपी के भूमिहार नेता क्या बोलते हैं, पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई बयान आता है या नहीं आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।